यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस। और यहाँ पे जो है हमारे सीटेट 2023 का, ठीक है, जो कि आपका ये ऑफलाइन एग्जाम होगा। ये पहले आपका जुलाई में होना था ऑनलाइन, लेकिन अब ये अगस्त में 20 अगस्त को ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। और टुडे क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पे। अभी जो है पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है, इसमें विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो, इसको शामिल किया गया है, जिसका क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे जो है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, या फिर प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, या फिर परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, या फिर वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सिखाना। इस तरह से ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरण में एक खंड करके देखो, इसको शामिल किया गया है, जिसका मेन यहाँ पे रीजन होगा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उनको यहाँ पे क्या, आप स्टूडेंट्स को व्यस्त रखेंगे, या फिर परीक्षा में सिर्फ फोन निष्पादन को सुधारना, या फिर यहाँ पे शब्दावली दे दो और वही यहाँ पे परिभाषाएं दे दो, क्या ऐसे बच्चा चीज सीख पाएगा? नहीं ना। तो ये तो आपका बिल्कुल डाउट्स यहाँ पे क्लियर नहीं है। सो ग्रेट, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पे जो है हमारा इसका बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि जब हमारे प्रत्यक्ष खुद हम अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्टिविटीज करेंगे हस्तपरक से, ठीक है, अपने हाथों से, ठीक है, एक्सपीरियंस भी मिलेगा हमको। ओके, और यहाँ पे जो है हमारी हमारी वैचारिक जो क्षमता है वो भी बहुत बेस्ट होगी। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराही, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। इस तरह से पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। 62 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। यानी कि यहाँ पे हमको जो है सीखने के अलग अलग प्रकार के यहाँ पे विचार, सृजनात्मक विचार, रुचियां, है ना, इन सभी में जो है एक अग्रसर यहाँ पे जो है भावनाएं जागृत कराना। इस तरह से हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की यहाँ पे जो है एक रास्ता को बदलना, या फिर शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सो यहाँ पे जो है ईवीएस, ठीक है, इसमें एक टीचर चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, स्टूडेंट्स के सामने रखता है। तो इसमें जो है ये किस चीज से जो है इनको प्रेरित करना चाह रहा है? क्या उनके अभिभावकों को संतुष्ट करेगा? से क्या सिर्फ यहाँ पे ओनली एंजॉय? ठीक है, तो ये गलत होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराएगा। यानी बहुत अच्छा लगता है ना घूमना। अब घूमने से तो भाई सब कुछ क्लियर भी हो जाता है। हाँ, हम चिड़ियाघर देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है ना। तो हमारे जो है यहाँ पे हमारी आंखों में इमेज बन जाएगी, ठीक है, अच्छे से उसको समझ पाएंगे। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए, निगेटिव पूछा है। तो इसे बच्चों का मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना, इसे शिक्षार्थियों को विधान विचार और अभ्यासों को प्रसन्न करने के योग्य बनाना, इसे बच्चों को समाज में जिम्मेदारी योग्य बनाना। तो ये सारे हमारे करेक्ट है। बाकी पीछे जो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे शब्दावली परिभाषा को रटा फिक्शन करना। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि हमारा यहाँ पे जो है इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो है स्टेटमेंट गलत है। ओके, पॉजिटिव ऑप्शन चूज करना है। अच्छा, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में सबसे अधिक प्रभावी होगा? शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, या फिर यहाँ पे फॉर है कि शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। इस तरीके से हमारा इसका जो है यहाँ पे
करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, यानी कि शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहना और उनका विश्लेषण करने के लिए एक सामूहिक परियोजना देने के लिए यहाँ पे कहना। अब देखो यहाँ पे हम जो है मुद्दे से समझाएंगे क्या भाई स्टूडेंट्स को, वो छोटे बच्चे हैं उसको मुद्दा बताएंगे, यहाँ पे व्याख्यान देंगे उनको, लेक्चर्स आएंगे यहाँ पे, छोटे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, प्राइमरी लेवल के लिए है ये आपके जो है लेक्चर्स जो होते हैं, ठीक है, ये जब आपके ग्रेजुएट करते हैं तब के लिए होता है। क्या यहाँ पे आप जो है इस मुद्दे पे चार्ट, ठीक है, इनको तैयार करने के लिए कहेंगे तो उतना छोटा बच्चा कैसे चार्ट खुद से तैयार कर पाएगा, तो आप भी उनमें शामिल होइए और कुछ उनको कीजिए, कुछ आप एक्टिविटी करिए, कुछ वे करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन ये राइट होगा। अच्छा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है, तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग और रैंकिंग, स्टूडेंट्स के अधिगम रिक्तियों की पहचान, इनकी कमियों की पहचान, इनके सीखने को बढ़ाना देना, इस तरह से हमको बताना है जो निगेटिव होगा, तो यहाँ पे निगेटिव ऑप्शन चूज करना है। इस तरह से प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता, तो ये शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग क्या सिर्फ बोलने कि बच्चे को बस यहाँ पे जो है परीक्षाएं पास करा दीजिए, इनका ग्रेड कितना आया है क्या नहीं आया है, ठीक है, तो ये सब इनके लिए मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, क्या ढल रहा है, कर रहा है कुछ या नहीं। अच्छा, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं, खानों का उत्खनन, खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने वाले पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस की टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, अब बताना है कि इनमें से जंगलों की गायब होने का कौन सा जिम्मेदार है, तो जंगल इनसे गायब हो सकते हैं, तो देखो बांधों का निर्माण करना और खानों की खुदाई करना, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट ऐसे हैं, इन दोनों से अगर आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे जो है जंगल आपके बिल्कुल बर्बाद हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हमारा जो इसमें स्टेटमेंट बनेगा, तो इसका जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ए और बी, ठीक है, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाना है। एक्चुअल में बांस की टोकरी बुनना, तो ये स्टेटमेंट तो गलत नहीं है, गिरे हुए पत्तों से पत्थर बनाना, अभी पत्ते गिर गए हैं नीचे और उनसे आप पत्थर बना रहे हैं, तो आप उसका तो लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो भी बाजार में बेचने वाली जो पत्तियां उनसे जड़ी बूटी इकट्ठी कर रहे हैं, तो ये तो बेस्ट है, लेकिन आप बांधों का निर्माण कर दो, है ना, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में गलत है। कांसे के बारे में यहाँ पे सेकुतन चुना है, बताना है कि कांसा कैसे कैसे बनता है। कांसे लोहा, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है, या फिर कांसे की तांबा और टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, या फिर कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है, या फिर कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। ए, सी, बी, सी, डी और डी, ए। इस तरह से 68 का हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा बी ऑप्शन, इसमें बी होगा और सी होगा। कांसे, तांबा और टीन से पिघलाकर ये रेडी किया जाता है, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है और इससे तोप और मूर्ति यहाँ पे बनाई जाती है, तो इसका यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, गांधी धाम जो कि गुजरात की कैपिटल है, यहाँ पे रहने वाला कोई व्यक्ति है जो कि पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, तो उसके सफर यात्रा की दिशाएं क्या होंगी, तो देखो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं मैपिंग, तो इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे गुजरात है, ठीक है, इस तरीके से, तो वो गुजरात का तो रहने वाला है बंदा, है ना, लेकिन वो भोपाल मध्य प्रदेश, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ठीक है, और फिर वो हैदराबाद आंध्र प्रदेश, इधर आंध्र प्रदेश है इस साइड में, ठीक है, जाना चाहते, तो उसके सफर की यहाँ पे दिशाएं कौन सी होगी, तो इस तरह से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो पहले तो वो है जो है अपनी पूर्व दिशा में मुड़ा, ठीक है, और फिर वो अपनी पूर्व दिशा में मुड़ के फिर वो दक्षिण दिशा में गया, है ना। अब देखो गुजरात तो यहाँ पे, मध्य प्रदेश इसके बिल्कुल जस्ट पूर्व में है, अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ये तो इसके दक्षिण में होगा ना इधर, तो इस तरीके से यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाना है कि पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। यहाँ पे जो है किसी शहर का मानचित्र दिया हुआ है, इसमें इसके सेंटीमीटर 110 मीटर, ठीक है, यदि मानचित्र पर कोई दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी, तो उनकी यहाँ पे वास्तविक दूरी हो जाएगी, सो इसका करेक्ट आंसर होगा 1.65 किलोमीटर। इस तरह से हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन ये करेक्ट हो जाना है, ठीक है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट ये एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का, तो माउंट एवरेस्ट ये एक भाग किसका है भाई, ये है नेपाल का, तो जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है, ओके, इस तरीके से ये आपको पता होना चाहिए। और एवरेस्ट पर्वत ये नेपाल, इसको जो है यहाँ पे सागर माता के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी यहाँ पे ऊंचाई मैक्सिमम 8,848 मीटर है, ये हर यहाँ पे जो है 2, ठीक है, मीटर बढ़ता रहता है। नीचे दिए जो यहाँ पे कुछ आपको, ठीक है, उत्तरदायित्व है, इसका अध्ययन करना है।
अन्य लोगों का सामान उठाने में हेल्प करना, पूरे ग्रुप से आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले, ये तो गलत स्टेटमेंट। जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, ये भी गलत स्टेटमेंट है। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उसके खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट और ई स्टेटमेंट, ये हमारे यहाँ पे दोनों करेक्ट है। इस तरीके से ए, डी और ई, तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाना है। चलिए, उस वैज्ञानिक का नाम चूज करिए जिसने सबसे पहले मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और फिर ये सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से ही फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो यहाँ पे जो है वो कौन है, तो यहाँ पे है रोनाल्ड रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा ए ऑप्शन राइट होने वाला है। सो बच्चा, जो रोनाल्ड रोश है वो एक ब्रिटिश चिकित्सक और नोबेल पुरस्कार विजेता थे और इन्होंने 1902 के चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पे जीता है। और ये पुरस्कार उन्हें मलेरिया के जो परजीवी प्लाज्मोडियम है इसके जीवन चक्र की खोज करने के लिए मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कब कभी बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजर रहा है। यहाँ पे तो रक्त की जांच के बाद में डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है यहाँ पे, तो ये हो सकता है किससे, सिंपल सी बात है, ये मलेरिया से होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे लक्षण इसी के हैं। यहाँ पे कपकपी आना, सिर में दर्द होना, बुखार आना हल्का, ठीक है, पूरे शरीर में पसीना निकलना, ये सारे आपके यहाँ पे मलेरिया के लक्षण है। चलिए नेक्स्ट है, एक मिनट देख लेते हैं। अल-बुरूनी ये कौन था, तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि ये सारे हमारे लिए ये सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनके अल-बुरूनी के लिए। तो क्या एक यहाँ पे ये सुल्तान थे जो कि हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया इन्होंने, या फिर ये अफगानिस्तान के यहाँ पे जो है व्यापारी थे, गलत है स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ, ये भी गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे डी होगा। अल-बुरूनी जो है ये उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में हेल्प करती है। तो ये जो है अल-बुरूनी, ये उज्बेकिस्तान का रहने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है सीटेट में, सीटेट हो या फिर यूपी टेट हो, जरूर जरूर आता है क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, ये आपके यहाँ पे जो है सीडीपी और ठीक है ईवीएस की क्लासेस थी। सीडीपी की तो मैं करा चुकी हूँ, ये ईवीएस की क्लास थी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत ही बेस्ट लगी होगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को, आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे सारे युद्ध कंपटीशन प्लस घटना चक्र के बुक से इंक्लूड किए हुए सारे क्वेश्चन। ओके, तो चलिए फिर, अगर आपको अच्छा लगे तो ही करना, अदरवाइज नो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।